हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आकाश यूट्यूब के हिंदी चैनल में। और मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक बार एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें ए और आर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट वॉज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन ग्रीन purple sulfur bacteria that the O2 evolved by green plants comes from H2O। आपको शायद समझ में आया होगा कि ये बात कर रहा है वॉन नील के एक्सपेरिमेंट की। और वॉन नील ने ये कहा था कि अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में उन्होंने ये बोला था कि ये जो फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन निकलती है ना, ये H2O से आती है। तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका रीजन देखते हैं। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रिलीज सल्फर और सल्फेट एज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर्पल और ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया हैं वो सल्फर रिलीज करते हैं या फिर सल्फेट रिलीज करते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है इनका फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ए ये बात बोल रहा है कि मतलब असर्शन में वो ये बात कहना चाह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा था कि जो O2 इवॉल्व होती है वो किससे आती है, H2O से आती है। और इसके बेसिस पे इसने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। और ये एक्सपेरिमेंट इसने किस पे किया, इन्होंने देखा कि जब पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये वाला जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह क्या बनता है, सल्फर और सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये आर जो है वो भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर यह बताया गया था कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो ऑक्सीजन H2O से बनाते हैं, ना कि CO2 से। ठीक है, तो यहां पर हमारा ए जो है वो सही है और आर जो है वो भी सही है और यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी शो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद होगा आपको शायद, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें एटीपी और NADPH किसका प्रोडक्ट है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का, और उसमें भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, इज रेफर्ड एज लाइट रिएक्शन। बिल्कुल, एटीपी और NADPH ये दोनों किसके प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है वो माने जाते हैं। तो यहां पर ए जो है हमारा असर्शन वो तो ठीक है। आर पे चलते हैं। In plant, ATP and NADPH synthesis is directly driven by light। तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन इसलिए बोला है क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में होता है और लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तभी इसको क्या कह रहे हैं, लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। तो यहां पर इसका रीजन भी सही है और यहां करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड जो नाम है वो तो इनको जो है वो इनकी वर्क के बेसिस पे नहीं, इनकी जो डिस्कवरी है उस बेसिस पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है उस फर्स्ट का जो पीक होता है वो 700 नैनोमीटर का होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ए जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद चलते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर इज कॉल्ड P680। तो आर जो है वो भी सही है। फोटोसिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर, मतलब जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो 680 नैनोमीटर पर शो करता है। ए सही है, आर सही है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब क्यों करता है। ठीक, तो यहां ए सही है, आर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन यहां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द प्रोटॉन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ H2O
वाटर का स्प्लिटिंग होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन देने कौन आता है? H2O आता है। तो क्या कह रहा है? द प्रोटॉन, अब जब H2O टूटता है तो H2O के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। तो ये बोल रहा है यहां पर द प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ H2O गेट एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड। अब मान लो ये जो है वो क्या थाइलेकोइड की ल्यूमन है, तो प्रोटॉन जो है वो तो इधर यहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ETS के पास। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि H2O को तोड़ने के लिए यहां थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ही वाटर टूटता है और टूटने की वजह से जो प्रोटॉन है वो तो किधर एक्यूमुलेट हो जाते हैं? ल्यूमेन में। यहां देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, इनर साइड में ही फोटो सिस्टम सेकंड के साथ OEC एसोसिएटेड होता है और वही वाटर को क्या करता है? स्प्लिट कराने का काम है वो करता है। तो ये जो है वो सही है। और याद रखना, इसी वजह से इनर साइड में टूटने की वजह से ही प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं किसमें? थाइलेकोइड ल्यूमन में। तो यहाँ A सही है और R भी सही है और एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, कह रहा है कि यहां पर ये थाइलेकोइड है और इधर यहां जो है वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चले गए? फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है? फियोफाइटिन है। तो देखो, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है और प्रोटॉन इधर से यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये हमें पता है कि जो PQ है वो प्रोटॉन पंप कराता है, तो यहां ये बात ठीक है। और फियोफाइटिन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PQ को, और PQ प्रोटॉन पंप कराता है। तो ये बात ये बोल रहा है प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। किधर? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से किधर आ जाते हैं? ल्यूमेन में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। इसके बाद देखो, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फियोफाइटिन, ठीक है, लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द थाइलेकोइड। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी लिखती है कहां प्रेजेंट होता है? जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसमें आउटसाइड की ओर प्रेजेंट होता है, मतलब स्ट्रोमा की ओर प्रेजेंट होता है। एंड ट्रांसफर्ड इट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर, और ये किसको ट्रांसफर कर देता है? हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफर कर देता है। मतलब हाइड्रोजन कैरियर कौन है? PQ। तो जब इसके पास जाता है तभी तो प्रोटॉन जो है वो किधर एक्यूमुलेट होते हैं? अंदर की तरफ आते हैं। तो ये भी सही है। और यहाँ हम देखें तो A सही है और R करेक्ट है, और यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। मतलब पहला आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिना लाइट रिएक्शन के क्या डार्क रिएक्शन कंप्लीट करा सकते हो? और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? ATP होता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तो ही क्या बनेगी? ATP बनेगी। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। कि किसकी एनर्जी? मतलब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, और टूटने के लिए क्या होता है बेटा? CF0 CF1, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये तोड़ता है और टूटने से क्या बनती है? ATP बनती है। तो यहाँ ये भी सही है और ये भी सही है। A सही है, R सही है। एक बार हिंदी देख लेते हैं। प्रोटॉन प्रवणता प्रकाश संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन प्रवणता के टूटने से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो A सही है, R सही है, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बायोसिंथेटिक पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल।
बिल्कुल सही बात है। C3 साइकिल जिसको बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, उसी से जो है वो शुगर सिंथेसिस होती है और उसको डिस्कवरी करने का श्रेय जो है वो मेल्विन केल्विन को जाता है, इसलिए यहां पर इसे क्या कह देते हैं, केल्विन साइकिल कह देते हैं। ठीक, इसके बाद देखो मेल्विन केल्विन कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट द बायोसिंथेटिक पाथवे, बिल्कुल सही है। याद करिए क्लोरेला एल्गी जो है उस पर इसने C14 जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है उसकी हेल्प से इन्होंने ये पता लगाया था कि पहला प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 3 कार्बन का होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये ए सही है यहाँ पर और आर सही है और यहाँ एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही है। हिंदी में देख लेते हैं, जैव संश्लेषण मार्ग को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। मेल्विन केल्विन ने जैव संश्लेषण मार्ग को समझने में योगदान दिया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, केल्विन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एंजाइम रुबिस्को इज कॉल्ड एज RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। भाई आप देखो रुबिस्को जो है, इस रुबिस्को का पूरा नाम क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट और फिर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यही पूरा नाम है इसका। तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, रुबिस्को हैज बोथ ऑक्सीजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, मतलब इससे O2 भी जुड़ती है। ये RuBP जो है इसके साथ CO2 को भी जोड़ता है और O2 को भी जोड़ता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहाँ A सही है, R सही है। हिंदी में देख लीजिए, एंजाइम रुबिस्को को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों एक्टिविटी होती है। तो A सही है यहाँ पर, R सही है और यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज इन C3 प्लांट ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन। आप जानते हो फोटो रेस्पायरेशन क्या है, रुबिस्को ड्यूल एक्टिविटी शो करता है। जब ये O2 के साथ जुड़ता है तो फोटो रेस्पायरेशन कहलाता है और इस समय फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को, यही तो रीजन है किसका, फोटो रेस्पायरेशन का। तो यहाँ A भी सही है और R भी सही है और एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। ठीक, इसके बाद आता है, हिंदी में देख लो, C3 पौधों में प्रकाश शोषण के दौरान CO2 स्थिरीकरण कम हो जाता है। C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से जुड़ती है, तो दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इसके बाद देखो, एट एनी पॉइंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल, बिल्कुल ठीक है कि भाई सब ऑप्टिमम लेवल पर जो होता है वही जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करता है। हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन वाला। ठीक है, इसके बाद आर दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजुअली वन फैक्टर अफेक्टिंग CO2 फिक्सेशन इज द मेजर कॉज द लिमिट इट रेट, कि मतलब जो सबसे कम होता है वही फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, लिमिट करता है। तो यहाँ पर ये जो एज है ये सही है और आर है वो सही है, लेकिन आप इस असर्शन को एक बार फिर से पढ़िए, एट एनी पॉइंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आपको आर को ए लेना पड़ेगा, ए को आर लेना पड़ेगा जब यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज यहां करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और ये इसका आंसर है वो क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड, बिल्कुल सही है कि वो लाइट जो है वो प्लांट के लिए बहुत रेयर ही है, एज एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल टोटल लाइट के 10% में भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ए सही है और आर सही है और यहाँ पर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, छाया में उगने वाले पौधों के अलावा प्रकाश शायद ही कभी सीमित कारक होता है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण संतृप्ति जो है वो अगर टोटल लाइट का केवल 10% मिल गया तो जो है वो फोटो प्लांट है वो सैचुरेट हो जाता है फोटोसिंथेसिस करके। इसके बाद आता है, वाटर स्ट्रेस कैन रिड्यूस द CO2 अवेलेबिलिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वाटर स्ट्रेस जो है वो CO2 अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। रीजन लिखा, वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज। यहाँ ए सही है, आर सही है
और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो भी करेक्ट है। जल तनाव CO2 की उपलब्धता को कम कर सकता है, बिल्कुल सही है। जल तनाव के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस मोस्टली ऑक्सीजनिक, मतलब बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो मोस्टली ऑक्सीजनिक होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। NADH2 ATP एंड वाटर आर यूज ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ वाटर यूज नहीं होता है। तो यहाँ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः ऑक्सीजनित होता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो A गलत है और R गलत है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2, बिल्कुल सही है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द आउटर साइड, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये जो है वो दूसरा R जो है वो गलत हो गया, तो यहाँ A सही है और R गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता होता है और में ऑक्सीकृत होकर O2 बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जल अणुओं का विघटन थाइलेकोइड झिल्ली के बाहरी हिस्से में नहीं होता, आंतरिक में होता है, तो ये गड़बड़ हो गया, तो आंसर तीसरा आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, बिल्कुल NCERT की लाइन है, यही स्टेप नहीं होगा तो केल्विन साइकिल शुरू ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल 3 PGA में क्या कर देता है, तोड़ देता है, तो इसलिए इस स्टेप को क्या माना जाता है, क्रूशियल माना जाता है। तो यहाँ A सही है और R सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो भी ठीक है। ओके बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहे आकाश यूट्यूब के हिंदी चैनल पर। थैंक यू।